प्रिय मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है गोपाल कुकरेजा और मैं आज आपसे बात करने वाला हूं रियल एस्टेट इंडस्ट्री के ऊपर। पिछले 27 वर्षों से मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हूं। 1995 में प्रॉपर्टी की दुनिया में आया और पिछले 27 वर्षों के दौरान रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर, चाहे वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, इंडस्ट्रियल हो, एग्रीकल्चरल हो, फार्म हाउसेज हो, फार्म लैंड हो, इंस्टीट्यूशनल हो, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ में इन 27 सालों में काम करने का मौका मिला। और आपके साथ मैं आज शेयर करने आया हूँ उन बातों को जो कुछ एक्सपीरियंस हमारे साथ बहुत अच्छे रहे, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस ऐसे भी रहे जिनको हमने कई बार पैसा देके, पैसा खो के भी सीखा। तो जो गलतियाँ एक आम कस्टमर से, एक इन्वेस्टर से, एक फाइनेंसर से कभी कभी हो जाती हैं प्रॉपर्टी को लेते वक्त, वो गलतियाँ ना हो या किन किन बातों का ध्यान रखें, आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे। बड़ा आसान है इस सवाल का जवाब। 2000 में गोल्ड की कीमत क्या थी 1 तोले की, आप उसे कहीं भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और 2000 में 100 गज का प्लॉट जिसकी पर स्क्वायर यार्ड की जनरल कीमत क्या थी, एक हम एवरेज की बात कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो प्लॉट किसी ने 1 लाख रुपया गोल्ड में लगाया हो और 1 लाख रुपया प्लॉट में लगाया हो, तो आज 22 साल में उसकी वैल्यू प्लॉट की 1 करोड़ से ऊपर है। और अब गोल्ड को कैलकुलेट करोगे तो 12 लाख रुपए है। तो जवाब बहुत ही आसान है कि गोल्ड में लगाएं या प्रॉपर्टी में लगाएं। प्रॉपर्टी आदमी को वो दे सकती है, इस दुनिया में मल्टी मिलियनियर अगर कोई लोग बने हैं तो सिर्फ प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करके ही बने हैं। ऐसा नहीं कि कम बजट की प्रॉपर्टीज़ नहीं होती या कम बजट के लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। कम बजट की प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और लोग इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और पैसा बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपकी होम लोन लेने की आपकी कैपेसिटी और क्रेडिबिलिटी अगर दोनों हैं तो आप बैंक के सहारे खुद छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ भी ले सकते हैं। अगर मैं उदाहरण के तौर पे बात करूं दिल्ली एनसीआर की, तो दिल्ली एनसीआर में एक जगह है गुड़गांव, और गुड़गांव में अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर अगर आप एक 2 BHK का फ्लैट अप्लाई कर देते हैं जो लकी ड्रॉ द्वारा निकलता है, जहाँ इनिशियल अमाउंट आपको सिर्फ 1,31,000 या 1,35,000 रुपये के आसपास लगाना पड़ता है, अगर ड्रॉ में आपकी चीज़ निकल जाती है तो बैंक आपको सपोर्ट करता है 90% पेमेंट करने की। और जब तक वो प्रॉपर्टी बनकर तैयार होती है, आप देखेंगे कि उस प्रॉपर्टी की कीमत अगर वो 25 लाख रुपए का 2 BHK है तो 4 साल में बनते बनते वो 35 से 40 लाख रुपए का हो जाता है। और आपका जो इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट उस 4 साल के दौरान आपने बैंक से जो पैसा लिया, वो इंटरेस्ट पार्ट बहुत कम होता है। तो लोग छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करके भी अपना और अपने बच्चों का फ्यूचर 101% बना सकते हैं। हम प्रॉपर्टी तो ले रहे हैं, हमारा पैसा फंस तो नहीं जाएगा। वो बिल्कुल सही सोचते हैं कि पैसा फंस तो नहीं जाएगा, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं होती पैसा लगाएं कहाँ, कैसे लगाएं, किसके द्वारा लगाएं, किस से बात करें कि प्रॉपर्टी सही है या गलत है। तो थोड़ी सी मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। आपका पैसा बहुत मेहनत का कमाया हुआ पैसा है, उस पैसे का सही इस्तेमाल सही तरीके से सही प्रॉपर्टी में होना चाहिए, ये बात सच है। अगर आप प्रॉपर्टी कोई ऐसी ले रहे हैं जो रेडी टू मूव इन है, तो आपकी उसकी ड्यू डिलिजेंस ज़रूर कराएं। अगर हो सके कि उस पर आप चाहे थोड़ा ही लोन लें, चाहे उस लोन की आपको ज़रूरत भी ना हो, उस लोन के लेने से अगर आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे हैं और 5 लाख का भी लोन ले रहे हैं, या 50 लाख की प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो 5 लाख का लोन ले रहे हैं, उसको लेने से जो ड्यू डिलिजेंस, लीगल डॉक्यूमेंटेशन चेक करने का काम आपका या आपके किसी एडवोकेट का था, वही काम बैंक अपने जिम्मे ले लेता है। जहाँ से आप उस प्रॉपर्टी को सही तरीके से ले पाते हैं, इस बात की एश्योरेंस आपको बैंक दे देता है। तो कोशिश करें कि उसको बैंक के द्वारा कुछ लोन लेके ले लें। अगर आप लोन नहीं लेना चाहते तो भी आप, अगर आप 50 लाख की प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं तो 5, 7, 10 हज़ार रुपये की फ़ीस देने में बिल्कुल परवाह ना करें किसी एडवोकेट को। आप उसकी कंप्लीट टाइटल चेन ज़रूर चेक करवाएं। हो सके तो उसकी LSR ले लें। LSR होता है लीगल सर्च रिपोर्ट। आपके 15-20 हज़ार जरूर लगेंगे, लेकिन ज़िंदगी भर आपको टेंशन नहीं होगी और रात को आपको नींद अच्छी आएगी। वो पैसे आपके बहुत मेहनत के हैं। जी दोस्तों, मुझसे कई बार लोग सवाल पूछते हैं कि गोपाल जी आप ये बताएं कि हमारा लोन तो चल रहा है और क्या लोन के चलते चलते भी प्रॉपर्टी बेच लेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे हम कार बेचते हैं तो कार की हमारे को पेमेंट पहले करनी पड़ती है, फिर कंपनी NOC देती है, उसके बाद जाके मैं किसी और इंसान को, कार व्यक्ति को बेच पाता हूँ। प्रॉपर्टी में ऐसा 2 तरीके से हो सकता है। या तो जिसको प्रॉपर्टी बेच रहे हैं उसको पहले ही बता दें कि आपका किसी बैंक से लोन चल रहा है और वो भी
उस लोन को अगर लेने वाला लोन लेना चाहता है तो ट्रांसफ़र करा ले, तो आप चलते हुए लोन में, इसे बोलते हैं बैलेंस ट्रांसफ़र, BT, चलते हुए लोन में इस लोन को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, जहां कोई ज़रूरत नहीं है कि उसको आप फोरक्लोजर कराएं। अगर आपकी प्रॉपर्टी पे लोन है और आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो आप जिसको भी बेच रहे हैं पहले बात कर लें कि मेरा इस प्रॉपर्टी पे इतना लोन है, और जो एडवांस लें, जो एग्रीमेंट टू सेल करें, आप एडवांस लें, वो वाइट में लें और वो पैसा पहले बैंक को दें, NOC लें, तब किसी उस व्यक्ति के नाम पर रजिस्ट्री कराएं जिसको प्रॉपर्टी आपने बेची है। और ये बात एग्रीमेंट टू सेल से पहले, जब आपकी पहली मीटिंग हो बेचने की, ये सारी बात खोल के स्पष्ट रूप से कर लें कि आप उस पैसे को बायर बैंक ट्रांसफ़र कराएगा, BT कराएगा, या सेल्फ फंडिंग में आपको पैसा देगा, आप बैंक को दोगे, वहाँ से NOC आएगी, तब आप बायर के नाम पे उसकी रजिस्टर कर पाओगे। बहुत लोग मुझे सवाल करते हैं कि गोपाल जी एक बात बताएं कि प्रॉपर्टी हम कौन सी लें, रेजिडेंशियल लें, कमर्शियल लें, कहाँ लें। उन लोगों से मेरा एक छोटा सा सवाल है कि पहली बात, आपका बजट क्या है, दूसरी बात, आपका पर्पस क्या है, लेना ही क्यों चाहते हैं, आप इन्वेस्टर हैं या आप यूज़र हैं, ये यूज़र कम इन्वेस्टर हैं। तीसरा सवाल, आपका पेशेंस लेवल क्या है, आप 2 साल के इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 5 साल के इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या 10 साल के इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आपका सवाल का जवाब एग्जाम्पल के तौर पर है कि मेरे पास 50 लाख रुपए हैं और मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं, अगर आपके पास रहने को आपका घर है और 50 लाख रुपए आपके पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, तो वहाँ मैं आपको बोलूँगा जहाँ आपको आपके पैसों की ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI आपको पर मंथ के हिसाब से मिले और आपकी प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म में अप्रिशिएट भी करे, तो आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करिए। कमर्शियल अगर 50 लाख की लेते हैं तो 25 से 30 हज़ार रुपये किराया आपको रिटेल शॉप, अगर अच्छी जगह लेते हैं, आप देख के लेंगे कौन सा ब्रांड है, कौन सा प्रोजेक्ट है, कौन सा शहर है, कहाँ आप ले रहे हैं। अगर आप एक एक चीज़ों की ड्यू डिलिजेंस कर लेंगे, तसल्ली कर लेंगे, तो 50 लाख रुपया इन्वेस्ट करके आप 25 से 30 हज़ार रुपया महीना कमा सकते हैं। कहा जाता है मेक योर प्रॉपर्टी एन अर्निंग मेंबर ऑफ योर फैमिली। वो प्रॉपर्टी आपके परिवार के एक सदस्य की तरह काम करेगी। जैसा कोई बेटा कमा के देता है, हर महीने आप उस 50 लाख से 25 से 30 हज़ार कमाएंगे। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो आप इसी फिगर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बड़ा इसका सिंपल सा जवाब है कि अगर प्रॉपर्टी आपने एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लेनी है तो आप कोशिश करें स्ट्रक्चर की तरफ ना जाएं, आप फ्लैट या बिल्डर प्लॉट से ना जाएं, क्योंकि आपको हर महीने उसका मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म में लेना चाहते हैं और आपका बजट अप टू 2 CR है, हो सकता है 50 लाख हो, 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, तो कोशिश करें आप डेवलपिंग स्टेज पे, जो शहर, जो जगह डेवलपिंग स्टेज पे है, वहाँ प्लॉट लें। आप जो जगह ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है, जहाँ स्ट्रक्चर बन चुका है, वहाँ वो ग्रोथ आपको नहीं मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा ग्रोथ मिलेगी ही नहीं, आपको डेवलपिंग स्टेज की जगह पे इन्वेस्ट करने में आपकी ग्रोथ ज़्यादा होगी। जहाँ पे डेवलप हुआ पड़ा है, ऑलरेडी स्ट्रक्चर बने हुए हैं, वहाँ शायद थोड़ी ग्रोथ आपको कम मिले। हम गोल्ड लेते हैं तो हॉलमार्क होता है, उस पर एक स्टैंप लगी होती है। हम म्यूचुअल फंड में जाते हैं तो हम देखते हैं कि 5 स्टार है, 4 स्टार है या 3 स्टार है। ऐसी प्रॉपर्टी में कैसे डिफाइन करेगी प्रॉपर्टी किस टाइप की है? दोस्तों, अगर आप प्रॉपर्टी रेडी टू मूव इन ले रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है अथॉरिटी के अंदर उसका कंप्लीट रिकॉर्ड है, उसकी आप लीगल सर्च रिपोर्ट निकलवाएं। और अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले रहे हैं या डेवलपिंग स्टेज प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो चेक करें कि वो प्रॉपर्टी रेरा से अप्रूव्ड है। जो आज हमारी सरकार ने अथॉरिटी बनाई है रूल रेगुलेशन की, वहाँ पे उस प्रॉपर्टी का क्या रेरा नंबर है, वो प्रॉपर्टी का रेरा नंबर कब आया और उस प्रॉपर्टी को रेरा के मुताबिक कब कंप्लीट होना है, ये बात की इन्फॉर्मेशन जिससे भी प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं, अगर वो अंडर डेवलपमेंट या अंडर कंस्ट्रक्शन है तो ये इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। लोग कहते हैं कि प्रॉपर्टी परचेज करने का राइट टाइम क्या है। अगर मैं कहूँ 1950 में जिन लोगों ने प्रॉपर्टी ली वो आज बहुत प्रॉफिट में हैं, जिन्होंने 1970 में ली वो भी बहुत प्रॉफिट में हैं, जिन्होंने 2000 में ली वो भी बहुत प्रॉफिट में हैं, जिन्होंने भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और प्लॉट के रूप में ली, चाहे आपने 2010 में ली या 2020 में, वो प्रॉफिट में हैं। इतिहास गवाह है, आपका पास्ट गवाह है, प्रॉपर्टी कभी ऐसा नहीं होता कि आपने लैंड पार्सल रेजिडेंशियल लिया हो और आपको 2 पैसे की बचत ना हो। प्रॉपर्टी कभी भी लें, प्रॉपर्टी एक माँ की तरह होती है, एक लैंड माँ की तरह होती है, वो सिर्फ देना जानती है, लेना नहीं।
अगर कई बार ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आपको आज नहीं मिल पाए, आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं और आपको आपके मतलब का जवाब नहीं मिला है, सवाल कोई भी हो सकता है आपके पास, तो कोई टेंशन का विषय नहीं है। आप आराम से जो नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। अगर सम टाइम होता है कि फ़ोन नहीं उठता या कहीं IVR पे होता है तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। आप प्रॉपर्टी की दुनिया से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल, जो नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहा है, उस पर आप आराम से कर सकते हैं। इसी काम के लिए तो हैं आपके लिए हम आपको कैसे सुझाव दे सकें, कैसे आपके पैसे बचा सकें। ये नंबर आपके पैसे बचाएगा भी, आपको सुझाव भी देगा, और जल्दी पैसे आपके कैसे बढ़ें, इस बात का ज्ञान भी आपको हमारे द्वारा मिलता रहेगा। धन्यवाद।